दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर आपके साथ। मौका है गुरु पूर्णिमा का और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ कुछ गुरु पूर्णिमा के अ, मौके के हिसाब से कुछ आपसे बातें की जाए। तो मैं चाहूँगा कि मैं एज प्रोड्यूसर आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँचाने में मुझे जिन गुरुओं का हाथ रहा है, मैं चाहता हूं कि आज उनकी बात की जाए, उनका चर्चा किया जाए। तो इस सिलसिले में मेरे पहले गुरु मैं कहूंगा थे मेरे मरहूम मामा, मेरे स्वर्गीय मामा डॉक्टर राही मासूम रजा साहब। राही साहब के मामले में मैं अगर कहूं तो मेरा मामला राही साहब का जो गुरु शिष्य का है वो नहीं है, मगर है। और वो बिल्कुल एकलव्य की तरह का ये मामला है कि उन्होंने कभी मुझे एज शागिर्द या एज अ स्टूडेंट नहीं कंसीडर किया होगा शायद, मगर मैंने इस इंडस्ट्री में आने का इंस्पिरेशन राही साहब से लिया। राही साहब वॉज द सिंगल फोर्स जिनकी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं कहानियों को चलते फिरते पर्दे पर लाऊंगा। वो कहानियाँ जो मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे मन में उभरती हैं, उन कहानियों को मैं जिंदा करूंगा और उन्हें पर्दे पर आपके सामने पेश करूंगा। तो इस तरह से राही साहब मेरे पहले गुरु हुए। और आ, मुझे बचपन के वो खेल याद हैं आज भी, जब हम लोग मैं और मेरे भाई बहन हम बचपन में फिल्में बनाया करते थे। तो वो फिल्मों का वो सिर्फ एक वो ड्रामा होता था कि एक हीरो है, एक विलन है, और वो एक चोर है, एक सिपाही है, और तो वो हम कहते थे कि साहब ये फिल्म हो रही है। तो ये सब चीज़ें थी जो कहीं कहीं फिर ये कि मेरी माँ भाई साहब की बहन, वो अपने भाई की बातें किया करती थी, तो वो कहीं ना कहीं वो एक बाल मन में वो एक विचार जो है वो पुख्ता होता गया कि इंडस्ट्री में जाना है। मगर जब मैं बॉम्बे आया और जब मैं राही साहब के पास इस उससे गया, तो उन्होंने बड़ी सफाई से उन्होंने मुझे मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरे ख़ानदान का कोई इस इंडस्ट्री में आए। और ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, बल्कि उन्होंने मेरे और भी कजिन्स के साथ किया। कुछ लोगों ने इसका बहुत बुरा माना, मैंने इसका बुरा नहीं माना, मैंने इसको पॉजिटिव स्ट्राइक में लिया। और मैंने ये सोचा कि राही साहब इसके बजाय कि मुझे उन्होंने मना कर दिया, अगर वो ये कहते कि अच्छा कल आना, अच्छा परसों आना, अच्छा मंडे को देखेंगे, अच्छा 1 तारीख को, और ये करके और वो कुछ ना करते, तो मैं उनका क्या कर लेता। उन्होंने ये करने के बजाय उन्होंने सीधे सीधे मुझे कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई इंडस्ट्री में आए। और मैं एक भांजे के तौर पर एक मामू के घर में जाता रहा, मिलता रहा, उनके साथ खाना खाया, चाय पी, बल्कि हमारे कुछ प्रोफेशनल भी ताल्लुकात हुए। वो एक नेटवर्क का टाइपराइटर यूज़ करते थे और मैं कुछ दिनों तक नेटवर्क टाइपराइटर के एक फ्रेंचाइज थे उसके यहाँ, मैं उनके यहाँ मैं चेंबूर में मैंने कुछ महीनों वहाँ काम किया। तो मैं मामू के लिए मैं पेरिफेरल्स जो उसके जो कंज्यूमेबल्स थे, जो उसके रिबन्स और वो सब थे, वो मैं अक्सर ला के उनको देता था और वो मुझे पैसे भी उसके देते थे। तो ये एक उनसे ये तो रहा, मगर ये कि फिर मैंने कभी उनसे ये उम्मीद नहीं की कि वो मुझे इंडस्ट्री में आने में मदद करेंगे। मेरी कोशिशें अपनी अलग से चलती रहीं और उन कोशिशों का मामला कुछ यूँ रहा कि मैंने महानगर ज्वाइन किया, जो हिंदी का एक लीडिंग
इवनिंगर था, एक इवनिंग पेपर था, बहुत मशहूर पेपर, निखिल वागले साहब का, और अनुराग चतुर्वेदी जी हमारे एडिटर हुआ करते थे। तो महानगर के बाद फिर कुछ और अखबारों से जुड़ा, और महानगर में ही काम के दौरान मेरी मुलाकात अशोक शर्मा जी से हुई। अशोक शर्मा जी उस ज़माने में बॉम्बे में पासपोर्ट ऑफिसर हुआ करते थे, और बड़े सख्त और बड़े ईमानदार किस्म के, बहुत डेड ऑनेस्ट किस्म के वो पासपोर्ट ऑफिसर हुआ करते थे। यानी जिस वक्त वो, आई मीन ही वाज अ टेरर काइंड ऑफ अ थिंग। कोई भी वो जो दलालों वाला जो नेटवर्क था वो उन्होंने सारा उस ज़माने में ख़त्म कर दिया था, और उन्होंने लोगों से आम तौर पर उन्होंने ये कहा था कि आप डायरेक्ट मुझसे आके मिलिए, मुझे बताइए, दलालों के पास मत जाइए। मेरी उनसे कुछ अच्छी बनने लगी, एक दोस्ती सी हो गई। और हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी था, एक हिंदी के छोटे से अखबार में काम करने वाला, और वो पासपोर्ट ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर थे। मगर खैर हो गई दोस्ती, और बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो मैं एक दिन, और मुझे ऐसा था कि उनके ऑफिस में जो उनकी चेयर थी उसके पीछे एक खिड़की थी, और मैं सिगरेट पीने के लिए कभी मैं कहता था कि मैं आता हूँ अभी नीचे से, तो वो मुझसे कहते थे कि नहीं आप नीचे मत जाइए, आप इधर पीछे मेरे बैठ के खिड़की खोल लीजिए और सिगरेट पी लीजिए। सो आई मीन दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप वी यूज्ड टू शेयर। तो हम एक दिन बैठे हुए थे, हम लोग शर्मा जी के साथ मैं बैठा हुआ था, और एक कार्ड आया और चपरासी ने ला के दिया, और उसमें सुल्तान साहब, उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन। मैंने उनका जो मुझे थोड़ा सा वो था, मैंने सुल्तान साहब का इंट्रोडक्शन कराया कि उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। खैर सुल्तान साहब आए, उनके साथ उनके प्रोडक्शन मैनेजर जो थे, प्रोडक्शन कंट्रोलर थे फजल हक साहब, वो आए। बाद में फजल भाई और हम लोग तो फिर साथ में काम हुआ और बहुत कुछ हुआ। तो ये सिलसिला रहा। सुल्तान साहब सुनील दत्त साहब का ख़त लेके आए थे अपने पासपोर्ट का कुछ रिन्यूअल वगैरह कराने के लिए। तो इस तरह से मेरी सुल्तान साहब से पहली मुलाकात हुई। और शर्मा जी ने मुझसे कहा कि भाई रिजवी साहब देखिए सुल्तान साहब को। तो मैंने जो भी वहाँ जो बाहर का स्टाफ था उनसे जाके मैंने कहा, और तय उनका काम हो गया। फिर मैं सुल्तान साहब से मिलने आया एक बार, और मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको असिस्ट करूँ, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मगर दो शर्तें हैं। एक तो ये है कि आप मुझे, मैं बहुत सख्त आदमी हूँ, तो एक तो ये है कि मेरी जो स्क्रिप्ट है आप कहीं बाहर डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और दूसरा ये कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, तो आपको उसी हिसाब से। मैंने कहा नहीं बिल्कुल मैं। और फिर उसके बाद मैंने वही किया, और मैंने पूरी ज़िंदगी जब तक मैं सुल्तान साहब के साथ रहा, मैंने पूरी ज़िंदगी कभी ये नहीं किया कि सुल्तान साहब कुर्सी से खड़े हो गए हों और मैं बैठा रह गया। मैंने हमेशा उन्हें वो रिस्पेक्ट दी जो एक उस्ताद को, एक शागिर्द को देनी चाहिए। वो जो एक दोहा है कि गुरु गोविंद गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो बिल्कुल सुल्तान साहब के साथ मेरा वही वाला था कि बलिहारी गुरु आपने सिनेमा दियो बताए। मैंने अब सुल्तान साहब के साथ बहुत बहुत मज़ेदार वक्त गुजरा। कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने हमेशा जब भी उनका ये सवाल हुआ कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं। मैं जो भी कर रहा था उसे मैंने छुपाया, उसे मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि, यानी उनके मन में जो था कि चलो फिर ये करो, तो वो अपनी मन की बात मुझसे करें, इसलिए मैं जो कर रहा हूं वो मैंने कभी उनसे नहीं शेयर किया। और फिर उन्होंने जो कहा मैंने अपना वाला छोड़ के उनका वाला किया। तो ये हमेशा मैंने मेंटेन किया। तो अक्सर उनका ये हुआ है ऑफिस से कि
क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, चलो अच्छा। और उन्होंने गाड़ी में बिठाला और हम लोग ताज में चले गए। ताज लैंड्स इन बांद्रा में नया नया बना था। चाय वाय पी, कुछ देर बैठे और फिर चले आए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया यह है कि सुल्तान साहब ने हमेशा मुझे बराबर का स्पेस दिया। मैंने कभी भी बराबर का स्पेस ना उनसे एक्सपेक्ट किया और ना उनसे कभी डिमांड की तो कोई बात ही नहीं थी। तो मैंने हमेशा अपने को वन स्टेप डाउन रखा, उन्होंने हमेशा बराबर का। ये एक हमारे बीच का एक इतना प्यारा इक्वेशन था कि तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मौका मिलेगा तो बॉम्बे में रहोगे या लखनऊ जाओगे? मैंने कहा नहीं साहब, अगर मौका मिलेगा तो 1000-2000 कम की तनख्वाह में लखनऊ चला जाऊंगा। वो मुस्कुराए, थोड़ा गुस्सा भी उन्होंने नकली वाला दिखलाया और कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो ये उनका था। और एक बार अच्छा, सुल्तान साहब के साथ ये रहा कि उनके भाई थे मुख्तार अहमद साहब, उनके भतीजे थे। पता नहीं क्यों, अल्लाह जाने क्यों, इन सारे लोगों को छोड़ के बहुत सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, इवेंट्स में वो क्यों मुझे लेके जाते थे, आई डोंट नो। वो क्यों ये स्पेस मुझे देते थे, मुझे नहीं पता। बहरहाल, तो एक दिन जी सिने अवार्ड का कहने लगे कि शाम को आ जाइएगा इतने बजे, जी सिने अवार्ड चलना है, टेक्निकल अवार्ड्स। सेंटोर में था, हम लोग चले गए और उन्होंने मुझे अपने बराबर की सीट पे उन्होंने कहा कि बैठ जाओ। मैं बैठ गया। फ्रंट रो थी, हम लोग और वो सारे लोग पीछे, पूरी इंडस्ट्री, हम लोग फ्रंट रो में। ये सुल्तान साहब इंपा के प्रेसिडेंट थे। और बहरहाल, अब मुझे थोड़ी देर के बाद सिगरेट की तलब का भी मामला, मगर अब कैसे, मैंने कभी उनके सामने सिगरेट तो कोई सवाल ही नहीं था। इतने में मुझे देखा कि अमरीश जी आ रहे हैं। खैर, सुल्तान साहब ने उठ के उनको वेलकम किया। मैं भी, जाहिर सी बात है कि मैं उठा और मैंने अपनी सीट अमरीश जी को ऑफर कर दी। अमरीश जी बैठ गए। सुल्तान साहब ने मुझे एक लुक दिया, मैं पीछे चला गया, मैं पीछे बैठ गया। अब मुझे सिगरेट पीने का मौका मिल गया। सुल्तान साहब ने पीछे पलट के देखा, मैंने हाथ के इशारे से बता दिया कि मैं यहाँ हूँ। खैर, बात ख़त्म हो गई, शो ख़त्म हो गया, मैं सिगरेट विगरेट पी चुका। वापस हम लोग गाड़ी में बैठे और सुल्तान साहब ने मेरी क्लास निकाली। उन्होंने कहा कि ये अमरीश जी आपके बेटे की शादी में आए थे, आपने बुलाया था उनको? मैंने नहीं। तो जिसने बुलाया था वो उनके लिए अरेंजमेंट करता ना सीट का, वो सीट मैंने आपको दी थी, आपने क्यों उनको दे दी? मैंने उनको सॉरी कहा। इस तरह के बहुत सारे मामला और वाक़यात हमारे बीच हुए। और फिर वो दिन भी आया ज़िंदगी में जब ईरान से भाभी ने, फरा भाभी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सुल्तान साहब नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा सदमा था। मैंने जब अपनी पहली फिल्म रिलीज़ की, बात बन गई, तो जिस चीज़ को मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया, मैं ये कहते हुए मेरा दिल भर आया है, मेरे आंसू निकल आएंगे। जिस चीज़ को मैंने उस वक्त सबसे ज़्यादा मिस किया वो था सुल्तान साहब का मेरे साथ ना होना। मैंने, उनके बच्चे बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हुआ। रहमताबाद के कब्रिस्तान में, कब्र में उनकी लाश को लेके मैं उतरा। मेरे साथ हमारे एक और सहयोगी अकबर खान भी थे। मगर फिर उसके बाद कुछ दुआएं पढ़ी जाती हैं जिसको तलकीन कहते हैं। काफ़ी लंबा वो होता है जब कब्र में डेड बॉडी होती है और वो बंदा जो तलकीन में मदद कर रहा है वो होता है। तो मैंने वो तलकीन पढ़ाई। मैं पूरे वक्त मैं वहाँ
और फिर मैं कब्र से बाहर आ गया। सुल्तान साहब अपनी कब्र में, जिसमें उन्हें अब हमेशा के लिए रहना है, वहाँ वो सोते रह गए और मैं बाहर आ गया। एक दूसरी तरह से अगर कहूँ तो अपनी पैदाइश से अपने आखिरी दिन तक सुल्तान साहब लाखों लोगों से मिले होंगे, मगर जिस आखिरी आदमी से उनकी मुलाकात हुई वो मैं था। बहरहाल, गुरु पूर्णिमा पर सुल्तान साहब के साथ की ये कुछ यादें मैंने आप लोगों से शेयर की। मालिक भगवान साहब की, सुल्तान साहब की आत्मा को शांति दे। May his soul rest in eternal peace. गुरु पूर्णिमा की आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।